आइए दोस्तों, प्रणाम, नमस्कार। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और कुशल होंगे। फिर पूरा देश हम लोगों का कोविड-19 के प्रभाव में आ गया है और आज प्रदेश व्यापी लॉकडाउन की घोषणा की गई है। बैठे बैठे मैंने सोचा कि समय नहीं व्यतीत हो रहा था, कुछ आप लोगों के हित में कुछ लिखा जाए, कुछ पढ़ा जाए। तो हमने आप लोगों के लिए ब्रिटिश संविधान के बारे में कुछ मेरी इच्छा हुई आप लोगों को बताया जाए। इसके पहले कि हम अपनी बात आगे करें, आगे बढ़ावें, आपसे आग्रह है कि आप अपने इस YouTube चैनल आदर्श स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का आइकन बटन दबा दीजिए, जिससे इस परिवार का आप एक अंग बन जाएं और जो भी नई वीडियो मैं डालूं आपको वह मिल जाए। तो हम आज हमारे अध्ययन का विषय होगा ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन का संविधान, संविधान का विकास कैसे हुआ, संविधान के विकास के कौन कौन से चरण थे, इस पर हम चर्चा करेंगे। सामान्य रूप से जिस देश को हम इंग्लैंड, ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, उसका पूरा नाम यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड उत्तरी आयरलैंड है। ब्रिटेन यूरोपीय महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित एक छोटा सा टापू है। इसका क्षेत्रफल 2,44,000 किलोमीटर है और जनसंख्या लगभग 6,50,00,000 से कुछ अधिक है। ब्रिटेन के इस लघु आकार ने इसे सुसंगठित इकाई का स्वरूप प्रदान किया और यहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत यहाँ का शासन संचालित हुआ और एकात्मक शासन व्यवस्था यहाँ सफल हुई। एक बहुत ही आश्चर्य की बात है कि एक छोटे से महाद्वीप के उत्तरी छोर पर एक बिंदु के रूप में स्थित यह द्वीप किसी समय इतना शक्तिशाली था कि ऐसा कहा जाता है कि इसके साम्राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता था। मात्र 2,44,000 किलोमीटर वर्ग 2,44,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में सीमित हो गया आज का यह ग्रेट ब्रिटेन। पहले पूरी दुनिया का बेताज बादशाह था, पूरी दुनिया पर इसका अधिकार था। अब हम ब्रिटिश संविधान के क्रमशः विकास के बारे में इसका अध्ययन करेंगे कि ब्रिटिश संविधान का क्रमशः विकास कैसे हुआ। तो ब्रिटिश संविधान का विकास इसको हम दो पार्ट में विभाजित कर लेते हैं। एक पार्ट का अध्ययन आज करेंगे, एक पार्ट का कभी अगले दिन। तो ब्रिटिश संविधान का विकास कई चरणों में हुआ है। एक बात ध्यान रखिएगा कि ब्रिटिश संविधान का विकास कई चरणों में हुआ है, जिसमें पहला चरण है नॉर्मन एंजियोन काल। पहला चरण है नॉर्मन एंजियोन काल। यह इसको क्लियर कर लीजिए। पहला चरण है एंग्लो सेक्शन काल। पहला चरण है एंग्लो सेक्शन काल। यह 5वीं सदी से 1066 ईस्वी तक यह चला था। जो एंग्लो सेक्शन काल था यह 5वीं सदी से 1066 ईस्वी तक चला था। ब्रिटेन का संविधान एक विकसित संविधान है। यह पिछले 14 वर्षों से अपनी विकास यात्रा के पथ पर यह गतिमान है और उस 14 वर्षों की यात्रा पूरी करने के बाद यह आज इस रूप में आया है, जिसमें उसका पहला काल जो है एंग्लो सेक्शन काल है। इस काल में सीमित राजतंत्र की स्थापना की गई थी। यह 5वीं सदी में से लेकर के 1066 ईस्वी तक इस काल का अस्तित्व माना जाता है। ब्रिटिश संविधान के विकास का प्रारंभिक काल यह एंग्लो सेक्शन युग से ही माना जाता है। इस अवधि में दो प्रमुख संस्थाएं विकसित की गई। जो एंग्लो सेक्शन काल था, इस युग में दो मुख्य संस्थाएं ब्रिटिश संविधान में विकसित हुई। एक नियंत्रित राजपद और दूसरा स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था। एक था नियंत्रित राजपद, यानी जो राजा का पद था वह नियंत्रित था, और दूसरा है
दूसरी संस्था जो थी वह स्थानीय सुशासन की व्यवस्था थी। इस अवधि में राजा की शक्तियाँ असीमित नहीं थीं, उस पर कई प्रकार के नियंत्रण थे। इस पर बीटन या विजन मोट का नियंत्रण होता था। राजा की शक्तियों पर बीटन या विजन मोट जो संस्था नियंत्रण करती थी उसको विजन या बीटनेज मोट कहा जाता था, उसका नियंत्रण था। अब इसी क्रम में जो दूसरा चरण हुआ वो है नॉर्मन इंजीनियर काल। भूल से उसको पहले बोल दिए थे। दूसरा है नॉर्मन इंजीनियर काल। इस अवधि में एक सक्षम केंद्रीय सरकार का उदय हुआ। जब नॉर्मन इंजीनियर काल जिस अवधि को हम मानते हैं उस अवधि में एक सक्षम केंद्रीय सरकार का उदय हुआ जो नॉर्मन राजा विलियम के द्वारा एक सक्षम केंद्रीय सरकार की स्थापना की गई। इसने अपने निरंकुशता के मार्ग में बाधक बनी बीटनेज मोट संस्था को भंग कर दिया। जो एंग्लो सेक्शन काल में बीटनेज मोट या बीटन नामक जो संस्था थी जो राजा के अधिकारों पर नियंत्रण करती थी, उस संस्था को राजा विलियम ने भंग कर दिया। राजा के कार्य बहुत अधिक बढ़ गए थे। अब अतः जो नीति निर्धारण करने के लिए तथा शासन कार्यों में राजा की सहायता करने के लिए दो संस्थाएं विकसित हुई। एक संस्था को मैग्नम काउंसिलियम कहा गया तथा दूसरी संस्था क्यूरिया रेजिस नाम दी गई। दूसरी संस्था का नाम क्यूरिया रेजिस हुआ। ये दो संस्थाएं विकसित हुई, एक मैग्नम काउंसिलियम तथा क्यूरिया रेजिस, दो संस्थाएं विकसित हुई। इसमें जो क्यूरिया रेजिस नामक संस्था थी एक प्रभावशाली संस्था थी जो आगे चल करके प्रिवी काउंसिल और पुनः मंत्रिमंडल या कैबिनेट के रूप में विकसित हुई। इस प्रकार जो तीसरा चरण है वह है प्लेंटेगैनट जो 1153 से 1399 ईस्वी तक, और लंकास्ट्रियन दोनों एक ही में है। प्लेंटेगैनट 1153 से 1399 ईस्वी तथा लंकास्ट्रियन 1399 से 1445 ईस्वी तक। यह जो तीसरा चरण है ब्रिटिश संविधान के विकास का, इस अवधि में वैज्ञानिक संस्था, इस अवधि में अनेक वैधानिक संस्थाओं का विकास हुआ। जो प्लेंटेगैनट और लैंकास्ट्रियन काल था उस काल में अनेक संस्थाओं का वैधानिक संस्थाएं विकसित हुई जो नॉर्मन काल में विकसित शासन व्यवस्था में हेनरी प्रथम ने सुधार किया। इस अवधि में हेनरी प्रथम शासक हो गया था और वह नॉर्मन काल में जो संस्थाएं विकसित हुई थी उसमें अनेक प्रकार के सुधार किए। उसने शासन के कार्यों में कुशलता लाने के लिए क्यूरिया रेजिस के प्रशासनिक और न्याय संबंधी कार्यों में क्यूरिस के न्याय के कार्यों में विभाजन करके प्रिवी काउंसिल और एक्सचेकर के रूप में दो संस्थाएं स्थापित की। 1159 में जॉन नामक शासक इंग्लैंड की गद्दी पर बैठा। 1159 ईस्वी में जो शासक इंग्लैंड की गद्दी पर बैठा उसका नाम था जॉन। यह एक अयोग्य और अदूरदर्शी तथा निरंकुश शासक था। जो जॉन था जिसका राज्यारोहण 1159 ईस्वी में हुआ, यह एक बहुत ही अयोग्य और अदूरदर्शी निरंकुश शासक था। सामंतों ने इससे असंतुष्ट होकर विद्रोह कर दिया। जो सामंत लोग थे दरबार में वह इस शासक से अत्यंत असंतुष्ट हुए और विद्रोह कर दिए। और 15 जून 1215 को रनीमेट नामक स्थान में उसे एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कर दिया। यानी सामंतों ने जब विद्रोह किया तो 15 जून 1215 को रनीमेट नामक स्थान पर उस जॉन नामक शासक को एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कर दिया। उस अधिकार पत्र को ही हम ऐतिहासिक मैग्ना कार्टा का महान अधिकार पत्र कहा जाता है। यह ब्रिटिश संविधान के विकास के मार्ग में एक मील का पत्थर माना जाता है। यानी मैग्ना कार्टा पर जो हस्ताक्षर हुआ
उस हस्ताक्षर को ब्रिटिश संवैधानिक विकास के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। इसी अवधि में पार्लियामेंट अथवा संसद का भी विकास हुआ। मैग्ना कार्टा के हस्ताक्षर के बाद जो क्रमशः जो संविधिक संविधान का विकास होने लगा, उसी में पार्लियामेंट अथवा संसद नामक संस्था विकसित हुई। जब 1295 में सम्राट एडवर्ड प्रथम ने कर प्रस्तावों पर सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से पादरियों, सामंतों के अतिरिक्त नगरों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई थी, और वहीं से यह एक मॉडल पार्लियामेंट विकसित हुई, जो बाद में चल के पार्लियामेंट, वर्तमान पार्लियामेंट का स्वरूप धारण कर ली। इसके बाद है जो चौथा सन है ट्यूडर काल। ट्यूडर काल, इस ट्यूडर काल में कठोर राजतंत्र की स्थापना हुई। यह 1485 से 1603 ईस्वी तक चलता रहा। ट्यूडर काल जो था 1485 से 1603 ईस्वी तक था। 1485 में इंग्लैंड की गद्दी पर हेनरी ट्यूडर सत्तारूढ़ हुआ। 1485 ईस्वी में जो इंग्लैंड की गद्दी पर जो बैठने वाला शासक था, उसका नाम था हेनरी ट्यूडर। ट्यूडर सम्राट जो थे वो बहुत ही योग्य और प्रतिभाशाली थे। उन्होंने सामंतों को नियंत्रण में ले लिया और निरंकुश राजा की भांति शासन किया। जो ट्यूडर शासक जब गद्दी पर बैठे ब्रिटेन के, वे बहुत ही प्रभावशाली थे, बहुत ही योग्य थे। उन्होंने सामंतों के ऊपर नियंत्रण स्थापित कर लिया, उनके सभी अधिकार छीन लिए और निरंकुश राजा की भांति शासन करने लगे। परंतु एक विशेष बात यह थी कि निरंकुश होते हुए भी वे अपने जनता के प्रति दयालु बने रहे। जनता पर उन्होंने कोई अत्याचार नहीं किया। इस अवधि में मुख्य बात यह थी कि राजकीय शक्ति पोप के नियंत्रण से मुक्त हो गई। ट्यूडर शासकों ने जो अन्य महत्वपूर्ण काम किया वो यह था कि राज सत्ता जो थी वो पोप के नियंत्रण से लेकर के अपने अधिकार में ले लिया। जो ब्रिटिश संविधान के विकास का अगला 5वां चरण है वो है स्टुअर्ट काल। स्टुअर्ट काल 1603 ईस्वी से 1714 ईस्वी तक स्टुअर्ट काल माना जाता है। इस अवधि में निरंकुश राजतंत्र के समर्थकों, स्टुअर्ट काल में निरंकुश राजतंत्र के समर्थकों और सीमित राजतंत्र के समर्थक पक्षों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया और लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त हुआ। स्टुअर्ट काल का एक सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव ब्रिटिश संविधान का यह है कि इस काल में जो निरंकुश राजतंत्र के जो समर्थक थे और जो लोकतंत्र के समर्थक थे, उन दोनों समर्थकों के मध्य टकराव उत्पन्न हुआ और उस टकराव का सुखद परिणाम यह हुआ कि ब्रिटेन में लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त हुआ। महारानी एलिजाबेथ जो उस समय शासक थीं, उनके कोई संतान नहीं थी। वे तो उनकी मृत्यु हो जाने के बाद 1603 ईस्वी में इंग्लैंड के सिंहासन पर स्कॉटलैंड का राजा जेम्स प्रथम सिंहासनारूढ़ हुआ। इंग्लैंड के लोगों ने स्कॉटलैंड के शासक जेम्स प्रथम को अपने ब्रिटेन का राजा पद पर सिंहासनारूढ़ किए। उसके बाद उसकी मृत्यु जब हो गई, जेम्स प्रथम की जब मृत्यु हो गई, तो 1625 ईस्वी में उसका पुत्र चार्ल्स प्रथम गद्दी पर बैठा। यानी 1625 ईस्वी में जेम्स प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र चार्ल्स प्रथम गद्दी पर बैठा और उसने संसद की उपेक्षा करनी प्रारंभ कर दी। जो चार्ल्स प्रथम था वो जब गद्दी पर बैठा 1625 ईस्वी में, उसने संसद की उपेक्षा करनी प्रारंभ कर दी तथा राजा के दैवीय अधिकारों पर बल देने लगा। उसने जो राजा के दैवीय अधिकार की जो चिंतन परंपरा थी, उसको उसने प्रोत्साहित करना प्रारंभ कर दिया। उसका ऐसी परिस्थिति में उसका संसद से झगड़ा प्रारंभ हो गया। जो संसद अब तक पूरी तरह अस्तित्व में आ गई थी, उस संसद से और राजा से अधिकारों को लेकर के आपस में टकराव उत्पन्न हो गया। परिणाम यह हुआ कि 1628 ईस्वी में संसद ने चार्ल्स प्रथम से अधिकार याचना पत्र मनवाने में सफलता प्राप्त कर ली।
संसद ने 1628 ईस्वी में एक अधिकार याचना पत्र राजा के सम्मुख रखा और उसको मनवाने में वह सफल हुई, जिसका परिणाम यह हुआ कि राजा की शक्ति पर महत्वपूर्ण प्रतिबंध लग गए। जो अधिकार याचना पत्र था उसके माध्यम से राजा की शक्ति नियंत्रित हो गई। लेकिन अलग बात थी कि संसद के दबाव में उसने चार्ल्स प्रथम ने अधिकार याचना पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया था, उसे स्वीकृति प्रदान कर दी थी, लेकिन उसने अपने वचन को निभाया नहीं। वह उस प्रस्ताव से मुकर गया और उसका विरोध किया। तो और विरोध इतना उग्र रूप में किया कि अंततः उसने संसद को ही भंग कर दिया और 11 वर्ष तक बिना संसद के वह शासन कार्यों को संचालित करता रहा। संसदीय नेताओं ने सम्राट की निरंकुशता का विरोध किया। जो संसदीय नेता थे वे सम्राट की इस निरंकुशता को सहन नहीं कर सके और उसका विरोध करने लगे, जिसका परिणाम यह हुआ कि 1602 ईस्वी से 1645 ईस्वी तक ब्रिटेन में 1642 ईस्वी से 1645 ईस्वी तक ब्रिटेन में गृह युद्ध होने लगा, जिसमें उस गृह युद्ध में संसदीय नेताओं की विजय हुई। सम्राट चार्ल्स प्रथम पर मुकदमा चलाया गया और 1649 ईस्वी में उन्हें मृत्यु दंड दे दिया गया। उसके बाद ब्रिटिश संविधान के विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी स्टुअर्ट काल में ही यह हुई कि उसमें गणतंत्र की स्थापना हो गई। स्टुअर्ट काल में ही गणतंत्र की स्थापना हो गई। यह भी एक संयोग ही था कि 1649 ईस्वी में जब चार्ल्स प्रथम को मृत्यु दंड दिया गया तो इंग्लैंड में राजतंत्र के स्थान पर राजतंत्र तथा लॉर्ड सभा दोनों का अंत कर दिया गया और क्रामवेल के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था और उसी के अध्यक्षता में गणतंत्र की स्थापना की गई। क्रामवेल की अध्यक्षता में गणतंत्र की स्थापना की गई। इस समय इंग्लैंड में एक लिखित संविधान की आवश्यकता महसूस की गई और उसे अपनाया गया। पहली बार ब्रिटेन में 1649 ईस्वी में जब गणतंत्र की स्थापना की गई तो माना गया कि देश के लिए एक लिखित संविधान की आवश्यकता है और एक लिखित संविधान तैयार किया गया और उसे अपनाया गया। लेकिन जब 3 दिसंबर 1658 ईस्वी को क्रामवेल की मृत्यु हो गई, उसी के साथ यह व्यवस्था भी समाप्त हो गई। पुनः गणतंत्र से पुनः राजतंत्र की स्थापना। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा महसूस होता है घटनाक्रम को, ब्रिटेन के घटनाक्रम को देखने से ऐसा लगता है कि क्या कहते हैं, वहाँ की जनता को गणतंत्रात्मक व्यवस्था और लिखित संविधान की व्यवस्था रुचकर नहीं लगी। वे उस व्यवस्था में के साथ अपना तालमेल स्थापित करने में सफल नहीं हुए। तो उनके स्वभाव के अनुरूप वह नहीं लगी। अतः क्रामवेल की जो ही मृत्यु हुई 1658 ईस्वी में, उसी के साथ ही गणतंत्र की समाप्ति हो गई। 1680 ईस्वी में चार्ल्स प्रथम के पुत्र चार्ल्स